गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने परमाणु की संरचना में कुछ पॉइंटों को पढ़ लिया था, कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमें पढ़ना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए क्या किया था, सोने की पतली पत्नी पर अल्फा के कणों का क्या किया था, टकराव कराया था। ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और उन्होंने जो जो तथ्य रखे थे उनके बारे में भी पढ़ लिए थे, उसका विश्लेषण भी कर लिए थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उन्होंने अपना तथ्य रखा था, जो उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसमें कहाँ कमियां रह गई, या जो साइंटिस्टों के या वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ, उसको दूर करने के लिए क्या हुआ, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, बस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को थोड़ा सा संशोधित करके। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां इतनी ही थी बस भैया, कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्तुलाकार मार्ग में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। ठीक है, और चक्रण करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से क्या होने लगेगा, ऊर्जा का विकिरण होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आवेशित कण है, और जब वो आवेशित कण है, जब क्या होगा, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करेंगे, गोलाकार मार्ग में चक्रण करेंगे, तो वो त्वरण उत्पन्न करेंगे और त्वरित होना शुरू होंगे। त्वरित होंगे तो आवेशित कण है तो ऊर्जा का विकिरण करना शुरू होंगे, और जब ऊर्जा का विकिरण करना शुरू करेंगे तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, वो नाभिक से जाकर टकरा जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जब जैसे ही नाभिक से टकरा जाएंगे तो परमाणु क्या स्थायी रहेगा भैया, नहीं रहेगा स्थायी। इस वजह से परमाणु को स्थायी बनाने के लिए हमें पता है, पहले से हमें पता है कि परमाणु को स्थायी रहने के लिए क्या होना चाहिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन टकराना नहीं चाहिए। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इन गतिविधियों की वजह से क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे और अस्थिर हो जाएंगे, और अस्थिर हो जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से, और जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थायी होता है, अरे सॉरी, परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसी चीजों को देखते हुए जो बोर्स हैं, बोर्स ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया, जो जो कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उनको दूर किया और उन्होंने बताया, और उसके बाद संशोधन करके अपना परमाणु मॉडल दे दिया। तो पहले देख लिया जाए रदरफोर्ड की कमियां क्या है, मैंने लिख दिया है और आप भी उसे उतार लीजिएगा। देखिए, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उसी को उठाया है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। आप उनको पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए देखिए, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार मार्ग में, ठीक है, त्वरित होगा। कोई भी आवेशित कण है, ठीक है, वो गोलाकार मार्ग में क्या होगा, त्वरित होगा, और त्वरण के दौरान कणों से ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण होगा, और इस प्रकार, ठीक है, स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, ये है रदरफोर्ड के कमियां। अब इसी कमी को दूर करने के लिए किसने, नील बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना हमें, अब यहाँ पर हमें पढ़ना है नील बोर का परमाणु मॉडल या परमाणविक मॉडल। ठीक है, क्या पढ़ना है, परमाणविक मॉडल। चलिए, हाँ, देखिए, रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणविक, सॉरी, बोर का परमाणविक मॉडल।
हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या कहा, देखो कहा जब इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं तो वो कुछ केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्रण करते हैं, और ऐसा चक्रण जब करते हैं तो जिस कक्षा में चक्रण करते हैं उस कक्षा को विविक्त कक्षा कहते हैं। उस कक्षा को क्या कहते हैं भैया, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्रण करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। और जब इन विविक्त कक्षाओं में चक्रण करते हैं तो वो आवेशित नहीं होते हैं या अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, और जब ऊर्जा का विकिरण नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा तो वो नाभिक से नहीं टकराएंगे। यही उन्होंने कहा दिया था। चलिए इसको लिख लेते हैं और उसके बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं को विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनका विकिरण नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, नील बोर ने किन कक्षाओं की बात की थी जिसमें इलेक्ट्रॉन का विकिरण नहीं होता है, उन कक्षाओं का नाम क्या हो सकता है, तो विविक्त कक्षा होगी। क्या होगी, विविक्त कक्षा। ये है आपके उनके मतलब नील बोर के परमाणु मॉडल में, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कुछ संशोधित करके उन्होंने बताया था। अब हम देखते हैं वो जो विविध कक्षाएं हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए चलिए देखिए, ये एक कक्षा है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये एक कक्षा है, इसको कहते हैं आपका के। ये है आपका एल, और ये है आपका एम, और ये है आपका एन। ठीक है, ये आपकी कक्षाएं हैं। क्या है भाई, के एल एम,
एन, ठीक है, KLM अगर हम इनमें बात करें ये कौन सी कक्षा है तो इसको दिखाएंगे n बराबर 1 और इसको दिखाएंगे n बराबर 2 और इसको दिखाएंगे n बराबर इसको दिखाएंगे n बराबर 3 और इसको दिखाएंगे n बराबर 4। यानी ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, ये चीज रखी गई है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसी पर हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये कक्षाओं में अब कहा जाता है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। या विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये नील बोर का ही दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और या किसी और से मतलब या ऐसे ही चल दिया, नहीं, ये विविध कक्षाएं हैं जो बटी हुई हैं KLM, ठीक है, यन के रूप में, ठीक है। के को हम कहते हैं पहली कक्षा, फिर उसके बाद के बाद क्या आता है, एल आता है दूसरी कक्षा, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन, इस तरह से। लेकिन हम इसमें पता चलना चाहिए कि कैसे हम इसको मतलब हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, ये बात होती है। तो कहा जा रहा है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार कक्षा में उपस्थित, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 2n² से दर्शाया जाता है। यानी इस कक्षा में उपस्थित या इस नियम के अनुसार इसमें कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस सूत्र पर रखे गए हैं, तो उस सूत्र को जान लीजिए। वो सूत्र है 2n², 2n², ठीक है। ये सूत्र के अनुसार ही इसमें हम इलेक्ट्रॉन रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए पहली कक्षा कितनी है भाई, तो पहली कक्षा है क्या आपकी के। तो के में देखिए यहाँ पर के में और के क्या है, पहली कक्षा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हम क्या देखेंगे, एन की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एन की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो के कक्षा के लिए, के कोष के लिए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2n² है। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 1 है। n बराबर कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो हम रख के देख लेते हैं। तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किस वाली कक्षा में, तो के वाली कक्षा में, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका पहली कक्षा के बारे में बात कर रहा, पहले कोर्स के बारे में बात कर रहा है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है आपका, के बाद एल है। देखिए एल, यहाँ हो गया एल और यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है भाई, 2 रखना है, ठीक है, यहाँ पर 2। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा भैया, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से हम m और n में भी रखेंगे। अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। किसके लिए रखेंगे, m के लिए रखेंगे, m कक्षा के लिए रखेंगे, और n कक्षा के लिए 4 रखेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको पूरे अपनी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बैठाना उसको बैठा लेंगे। ये होता है सूत्र आपका 2n²। ये पूछ सकता है, पूछेगा कैसे कि बताइए हम किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले के जरिए रख सकते हैं, तो वो फार्मूला है 2n²। क्या है, 2n²। अच्छा अब ये बात हो गई, कुछ बातें और इसमें लिखी गई। कहा गया कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। कह रहा कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। या ऐसे कहें कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। क्या हो सकती है, अधिकतम 8 हो सकती है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर कह रहा है कि किसी भी परमाणु में दिए गए कोष में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक कि उससे पहले के कोष में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भर न जाए। कह रहा, सुनिएगा फिर से, किसी भी परमाणु में दिए गए कोष में
तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक कि उससे पहले के कोर्स में या पहली की कक्षा में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी आप अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं या जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। ये हो गया आपके नियम, जिस तरह से इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। मैंने कहा कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, जो ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना या वितरित करना है, उस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे कि कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के सूत्र से दर्शाया जाता है। पहली चीज, सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, 8 हो सकती है। ठीक है, किसी भी परमाणु में दिए गए, ठीक है, कोष तब तक नहीं भर सकते, किसी भी परमाणु में दिए गए कोष तब तक नहीं भर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि उससे पहले के कोष पूर्णतः न भर जाए। ठीक है, ये चीज है। आप अपने घर में आपके भाई बंधु हैं, आप पहले उनका पेट भरेंगे तब किसी बाहरी का पेट भरेंगे, पहले अपना ही पेट नहीं भर रहा, बाहरी को खाना देंगे, तो ये क्या है, ये अव्यवस्थित है। ठीक है, तो ये चीज चल रहा है इसमें। तो ये हुआ आपका खत्म कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है संयोजकता। अब उसको अगर चाहते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, देखिए, इससे पहले संयोजकता से पहले एक और टॉपिक छूट जा रहा है, जरा उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये है आपका न्यूट्रॉन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमको, न्यूट्रॉन पढ़ना है। देखिए, जे जे थॉमसन ने, ठीक है, 1932 में, 1932 में जे जे थॉमसन मैं कर रहा हूँ, जे चैडविक ने, किसने भाई, जे चैडविक ने 1932 में, ठीक है, न्यूट्रॉन की क्या की थी, खोज की थी। क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने बताया कि ये कैसा होता है, तो ये क्या होता है, न तो धन आवेशित होता है, न तो ऋण आवेशित होता है, ये उदासीन होता है, लेकिन ये नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसका द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, और ये नाभिक में पड़ा रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में अन्य सभी तत्वों के नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। सिर्फ किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, सामान्यतः सब में पाया जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एन के से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इनके बारे में लिख देता हूं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देख लीजिए भाई क्या कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक ने, ठीक है, एक उदासीन, ठीक है, कण जो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पर प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में पाया जाता है, इसे n से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। अब हम आगे पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, ये है आपका संयोजकता की बात करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं संयोजकता को, कि संयोजकता क्या होती है, कैसे इसके बारे में जानेंगे। अभी आपकी कक्षा में या आपकी क्लास के लिए या जितना क्लास 9 में दिया हुआ है उसके अनुसार हम बता दें कि क्या कहना चाहता है संयोजकता, उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, संयोजकता कहता है कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। कह रहा है किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बस इतना ही है। अब आगे देखिएगा, मैं और कुछ बता देता हूँ, उसके अलावा फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा कि हीलियम परमाणु को ले लिया जाए, हीलियम के एक परमाणु को ले लिया जाए तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्षा में, बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी इसके अलावा सभी सभी तत्व जो हैं, ठीक है, सभी तत्व के जो परमाणु हैं उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, अस्थाई होने के लिए 8 हो सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, अब संयोजकता की बात करें तो हीलियम हो गया, सॉरी हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम क्या हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, वो पूरी तरह से क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा कौन सी भाई, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन में कितने होते हैं, तो 1 होता है। उसी तरह से लिथियम हो गया, उसी तरह से सोडियम हो गया, इनके बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वही क्या कहलाता है, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जिसे त्याग कर ये क्या कर लेते हैं, संयोजकता को प्राप्त कर लेते हैं। और इस संयोजकता को प्राप्त करते ही इनका पता चल जाता है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। मैं अभी इसको लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, बस इतना इसमें है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए कह रहा हूँ किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा सभी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे त्याग कर एक संयोजकता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसी को मतलब वो त्यागते हैं और त्याग कर क्या करते हैं, उनकी संयोजकता 1 हो जाती है। उनकी संयोजकता क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा किसके बारे में, संयुक्ता। इसमें इतना ही है, इसके अलावा आपको आगे हम बढ़ते चलते हैं, क्योंकि आगे भी क्या है, 2-3 टॉपिक बहुत है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे द्रव्यमान संख्या किसकी बात करने जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर की बात करने जा रहे हैं। सॉरी, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में बात करने चल रहे हैं। चलिए देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए परमाणु संख्या की बात करने चल रहे हैं। देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, पहले समझ लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। फिर से सुनिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बात कर लिया नाइट्रोजन की। ठीक है, किसकी बात कर लिया, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, अरे प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी नाभिक में, 7 होगी। इस वजह से इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको क्या करिए, लर्न कर लीजिए। ये सब चीजें नहीं लिखवाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, जैसे हीलियम है तो हीलियम में कितने होगा प्रोटॉनों की संख्या, 2 होगी। हाइड्रोजन में कितना होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और नाइट्रोजन में कितना है, 7 है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये है आपका, पता चल गया। अब आइए पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, किसी भी, सुन लीजिएगा ध्यान से, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्यों कहलाता है, सुन लीजिए, क्योंकि पूरे परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में ही क्या होता है, निर्भर करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, द्रव्यमान संख्या किसे कर रहा हूँ, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं समस्थानिक। क्या पढ़ने चल रहे हैं, समस्थानिक। देखिए समस्थानिक आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पता चल जाए। ठीक है, मैंने अभी बोला कि किसी भी नाभिक में, किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी दोनों का योग क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, एटॉमिक मास कहते हैं। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक होता क्या है, ठीक है, समस्थानिक के बारे में कैसे जानेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए समस्थानिक,
सरल भाषा में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, उसको अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें एकदम सरल हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ नहीं। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, समस्थानिक क्या होता है? किसी भी तत्व का समस्थानिक वो होता है जिसमें परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? परमाणु संख्या समान हो, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसी को समस्थानिक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु या कोई भी तत्व है उसका समस्थानिक क्या होगा? तो उसका तत्व, उस तत्व का समस्थानिक वो होगा जिसकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन के समस्थानिक का, कार्बन के समस्थानिक का और क्लोरीन के समस्थानिक का। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए, ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये क्या है? वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक में देखिए पहला है 1H1, 2H1 और 3H1। अब 1H1 को क्या कहते हैं? तो प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। इसको कहते हैं भैया प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। फिर दूसरा आता है ड्यूटीरियम। देखिए ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। अच्छा, इसको डी से भी प्रदर्शित करते हैं, ड्यूटीरियम को डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका ड्यूटीरियम। सॉरी, यहाँ पर ड्यूटीरियम, ये क्या हो गया आपका? ड्यूटीरियम हो गया। इसे डी से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2H1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, इसको क्या लिखते हैं? ट्राइटियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। या टी से भी प्रदर्शित करते हैं, टी से भी प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका ट्राइटियम। क्या हो गया? ट्राइटियम। अब देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या, ये क्या है? परमाणु संख्या समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या है? समान नहीं है। यही है आपका समस्थानिक। यही क्या है? आपका समस्थानिक। उसी तरह से क्लोरीन का होता है, कार्बन का होता है। क्लोरीन में देख लीजिए पहले, क्लोरीन का, चलिए क्लोरीन देख लीजिए पहले। क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन में कैसे बटा होता है उसके बारे में बता दें। क्लोरीन का समस्थानिक, सॉरी, क्लोरीन का समस्थानिक देखिए ये है 17। क्या है इसका? परमाणु संख्या। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना है? हमने लिख दिया 35 लिख दिया। उसी तरह से एक समस्थानिक होता है, ये भी होता है, और इसका कितना होता है? 37 होता है। क्या होता है? 37 होता है। देखिए मैं इनके बारे में चाहूँ तो आगे भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, आप ज़्यादा भागिए मत। जो जेबीटी है, ठीक है, चंडीगढ़ जेबीटी में सिलेबस लिमिटेड है, बस उसी सिलेबस को हमको बार बार पढ़ना है, उसको तैयार करना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, बात खत्म, ठीक है। हम पढ़ लिए। उसी तरह से आप क्या करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को नौकरी पानी है तो वो एकदम तोता की तरह इसको रटे। सीधा बात है, तोता की तरह रटे, बार बार रिवाइज करे, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ जाकर पेंसिल या पेन डगमगाए ना आपका। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक करिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक करिए। वो कब होगा? जब सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, सारी चीज़ें आपको लर्न रहेंगी तब, ठीक है। अब आप एक बार पढ़ लिए तो चलो हो गया, नहीं भाई, अब वो ज़माना गया है। आज क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको उसको। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही, सीधी सी बात है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये पता है कि मुझे जो चीज़ नहीं आएगी मैं उसको क्या कर ले जाऊँगा? लर्न कर ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, समय कम है। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह पढ़िए, आपकी तैयारी जिस तरह हो सकती है उस तरह करिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये लर्न करना है, ये इसको इस तरह से करना, हम रटेंगे नहीं, नहीं रटिए, ठीक है। बहुत लोग उपदेश देने वाले हैं, आप किसी का उपदेश आपको काम नहीं आने वाला है। आपकी तैयारी, आप जिस मोड में सीखना चाहते हो उस मोड से सीखिए, आप जैसे सीखना चाहते हो वैसे सीखिए, किसी का मत सोचिए। बस आप ये सोचिए कि मुझे एक सीट चाहिए,
ठीक है, 293 सीट में से एक सीट मेरी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान करके आप तैयारी करिए। चलिए देख लीजिए कार्बन का, देख लीजिए एक कार्बन का देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ मैं, देखिए ये कार्बन, ये है कार्बन। कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो एक होती है 12। कितनी होती है 12। और एक दूसरा इसी का समस्थानिक, उसकी भी परमाणु संख्या कितनी होती है 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या 14 यानी 14 होती है। ये हो गया दूसरा कार्बन के समस्थानिक हो गए। ठीक है, ये हो गया, इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से पूछ सकता है प्रश्न, कैसे भी बना सकते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं। समस्थानिक में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको सुन लीजिए, या मैं कहेंगे तो मैं उसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत से तत्वों के या बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का क्या होता है, मिश्रण पाया जाता है, या मैं कहूँ कि बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, जिनमें क्या होता है, मिश्रण भी होता है। समस्थानिक का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये चीज हो गया, ये तो हो गया। चलिए, कह रहा है प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। देखिए कितना अच्छी बात कहा, कह रहा है कि प्रत्येक समस्थानिक, प्रत्येक समस्थानिक, प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध, प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ, सॉरी, प्रत्येक समस्थानिक क्या होता है भाई, तो शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। प्रत्येक समस्थानिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, प्रत्येक समस्थानिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ये हो गया। समस्थानिक में सुनिएगा फिर से, समस्थानिक के रासायनिक गुण, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैं बता दूं कि प्रत्येक समस्थानिक के रासायनिक गुण समान समान समान, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब इसी में एक बच गया समभारी, पहले इसको ले लीजिए। चलिए ठीक है, समभारी या समभारी कहा जाता है, या तो समभारी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए समभारी देख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट। समभारिक वो होते हैं जिसमें द्रव्यमान संख्या, क्या मैंने बोला, द्रव्यमान संख्या समान होती है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या समान होने का मतलब जिसमें P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होना है, योग होता है, उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जिसमें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
ठीक है। और परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। उसी को संभारी कहते हैं और इन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। ये हो गया आपका संभारिक खत्म, क्योंकि संभारिक में यहाँ पर इतना ही दिया है। आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास 10 में पढ़ेंगे, अगर उनमें उसमें होगा और है उसमें, हम आपको आगे इसमें पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और चीज़ बाकी है जो अभी दिमाग में आया। देखिए, समस्थानिक जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उनके गुण होते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर यूज होते हैं, ठीक है। समस्थानिक, जैसे एक समस्थानिक यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसका यूज किया जाता है ऊर्जा बनाने में, ठीक है, जिससे हमारे घर में बिजली आती है, ठीक है। तो उस समस्थानिक हो गया यूरेनियम का, जिससे हम क्या यूज करते हैं? ऊर्जा बनाने में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट का, फिर से सुन लीजिए, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। लिख देगा निम्न में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? आपको लिख देगा, यूरेनियम लिख देगा, कोबाल्ट लिख देगा, उसी में आपको कुछ और भी लिख देगा, ठीक है, आयोडीन लिख देगा, ठीक है, सोडियम लिख देगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट होगा। अब आइए आयोडीन। ये जो आयोडीन का समस्थानिक होता है उसका प्रयोग किया जाता है घेंघा रोग में। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।